गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का ड्रीम नर्सिंग क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो अभी आपका करेंटली एग्ज़ाम होने वाला है आरआरबी का, है ना। तो आरआरबी में जो एमक्यूज़ आने वाले हैं, रिपीटेड एमक्यूज़, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आरआरबी जो अभी आपका करेंटली पेपर है ना, तो उसमें आप कौन कौन से एमक्यूज़ जो है पढ़ के जाएंगे तो वो आने के चांसेस हो सकते हैं, है ना। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आरआरबी का जो एग्ज़ाम होने कब वाला है ना। अभी आप सबको एडमिट कार्ड आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। ये 29 अप्रैल को आपका होने वाला है ना। 3 शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम होगा दोस्तों। आप अपने एडमिट कार्ड में जाके चेक कर सकते हैं कितना शिफ्ट, कौन सा शिफ्ट आपको मिला है ना। तो इसका जो ओल्ड पेपर है उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन कुछ रेडी किए हैं जो बार बार आते हैं, उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोग के साथ। चलिए इसको देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो रिपीटेड होने वाले हैं। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इज नोन एज। मतलब यहाँ पे सिंपली पूछ रहा है दोस्तों, जब भी आपको एग्जाम दिलाते हैं कोई भी कॉम्पिटेटिव, तो आपको पहले रिलैक्स होके क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। कभी भी आप जल्दबाजी मत कीजिएगा कि आप क्वेश्चन को बिना पढ़े उसको सॉल्व करने की कोशिश ना कीजिएगा, है ना। एटलीस्ट 2 या 3 टाइम्स उसको रिपीट पढ़िएगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपली क्या बोल रहा है दोस्तों कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, है ना, उसको हम क्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पहले समझना पड़ेगा दोस्तों कि ये ग्लाइकोजन क्या होता है और ये ग्लूकोज क्या होता है। ये क्या होता है दोस्तों, जब हमारे में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एटीपी आपने सुना होगा, है ना, जिसमें क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। ये कैसे होता है दोस्तों? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सेल में हमारे, और ये एनर्जी देता है। तो ये क्या होता है, जब एनर्जी देता है तो वो क्या रहता है आपका, जो है पहले ग्लूकोज के फॉर्म में आपको एनर्जी मिलता है, वो टूटता है, कन्वर्ट होता है। तो ये इसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसको हम आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। बेसिक अभी क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटेगा तो क्या बोलेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्लाइकोनियोजेनोलाइसिस, है ना। यानी कि यहाँ पे ग्लाइकोजन आपका लाइसिस हो रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है दोस्तों? ग्लूकोज में। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ रहता है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो है हमारा ग्लूकोज टूटता है दोस्तों। क्या टूटता है? ग्लूकोज जो है टूटता है। किस में टूटता है दोस्तों? पायरुवेट में। आपका जो पायरुवेट एसिड होता है उसमें हमारा ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। प्रोटियोलाइसिस नाम से समझ में आ रहा है दोस्तों, प्रोटीन का ब्रेक डाउन होना। वो भी किस में ब्रेक डाउन होगा? अमीनो एसिड्स के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इसको याद करने की कोशिश कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए 3 जो यहाँ पे आपको फॉर्म दिए उसको कोशिश कीजिएगा कि आपको याद हो जाए कि अगर ग्लाइकोजन टूट रहा है ग्लूकोज में तो उस प्रोसेस को ग्लाइकोनियोजेनोलाइसिस बोलेंगे। ग्लाइकोलाइसिस में हमारा क्या होगा, ग्लूकोज पायरुवेट एसिड में टूट जाएगा। पायरुवेट में प्रोटियोलाइसिस में प्रोटीन जो है ब्रेक डाउन होकर क्या बनाएगा, अमीनो एसिड्स। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। देखिए, विच हार्मोन्स इंक्रीज द ब्लड प्रेशर बाय कंटेनिंग आर्ट्रियोल्स ड्यूरिंग सीवियर हैमरेज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको एक कंडीशन दे दिया गया है दोस्तों। जैसे हम हॉस्पिटल्स में, है ना, जब वर्किंग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पेशेंट देखने को मिलता है, उसके ऊपर एक कंडीशन अप्लाई होता है। वैसे ही यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई हो रहा है। मान के चलिए कोई पेशेंट है हमारा, है ना, उसका क्या हो रहा है दोस्तों, हार्मोन्स, यानी कि आपका जो है हार्मोन्स इंक्रीज हो जा रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, आर्ट्रियोल्स में बढ़ रहे हैं। और उस कंडीशन में उसको क्या हो रहा है दोस्तों, सीवियर हैमरेज। हैमरेज का मतलब क्या होता है, ब्लड लॉस होना, है ना, बहुत ज़्यादा ब्लड बहना। इस कंडीशन में आप उसको क्या बोल सकते हो, है ना, किस तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हो, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए, ऑक्सीटोसिन देंगे क्या दोस्तों? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? ऑक्सीटोसिन तो हमारा क्या हार्मोन्स है, लव हार्मोन्स जिसको बोलते हैं। ये बस मिल्क इजेक्शन का काम करता है ना, मिल्क इजेक्शन करना। और हमारा इधर का लव हार्मोन जो हमारा सोशल बॉन्डिंग बनाता है, तो ये तो उसमें कुछ रोल दिख ही नहीं रहा है।
है ना। अब आते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स में क्या आता है दोस्तों, वासोप्रेसिन। क्या आता है, वासोप्रेसिन। अब देखिए वासोप्रेसिन आपने जब कभी नाम सुना होगा तो ये क्या होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है, अगर एक्सेस अमाउंट्स ऑफ वाटर हो जाता है उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करने का, बैलेंस करने का काम करता है। तो ये हमारा कौन से हार्मोन्स के अंदर आता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि इस कंडीशन में जब हम देंगे तो उसका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा और हैमरेज की भी चांसेस कम होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि आंसर कौन सा रहने वाला है, बी नंबर। क्लियर है। अब जो बाकी है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या होता है, आपको पता ही है। ये क्या में काम आता है, जब हमारा क्या होता है, कॉन्सेप्शन होता है तो एग को मैच्योर करने के लिए इसका यूज़ होता है। ठीक है। लुटिनाइजिंग हार्मोन्स हमारा ओव्यूलेशन के लिए हेल्प करता है दोस्तों, जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें प्रोसेस में काम आता है। तो इस तरीके से हमने बाकी का भी समझा, लेकिन हमारा जो मेन आंसर होने वाला है वो होने वाला है बी। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि इसमें जो है आपका द प्रीटर्म इन्फेंट्स एल्बो में इजली ब्रॉड अक्रॉस द चेस्ट विथ नो रेसिस्टेंस। यानी कि इसको पहले समझिए, आपको एक कंडीशन दे रहा है ना। कैसे कंडीशन दे रहा है, एक छोटा बच्चा है, वो कौन सा बच्चा है, प्रीटर्म है। प्रीटर्म जिसको हम किसको बोलते हैं, प्रीटर्म दोस्तों, जो अपने बर्थ डेट से पहले होता है उसको हम प्रीटर्म बोलते हैं। जैसे हमारा एक्चुअल जो टाइमिंग होता है बर्थ का वो क्या होता है आपका 37 वीक से 40 वीक के बीच में होता है, वो टर्म बेबी कहलाता है। और जो इससे बिफोर हो जाएगा दोस्तों वो क्या कहलाएगा, प्री टर्म कहलाएगा। तो यहाँ पे प्री टर्म बच्चे की बात हो रही है। अब उसके एल्बो को आप यहाँ पे एक डायग्राम में देखिए, एल्बो को क्या किया जा रहा है, क्रॉस लाइक पोजीशन में मोड़ दिया जा रहा है ना। एल्बो को उसके चेस्ट से लेके क्रॉस लाइक, तो अगर वो रेसिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि अपने आप को छुड़ा नहीं रहा है, प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये साइन कौन सा हो सकता है आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ग्रैप्स मतलब क्या होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक है आपका ग्रैप रिफ्लेक्स, सनसेट साइन, स्कार्प साइन और टोनिक नेक रिफ्लेक्स। अब इसमें ग्रैप्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे नाम समझ में आ रहा है, ग्रैप्स मतलब पकड़ना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, फिंगर को जब हम उनके पास लेके जाते हैं पकड़ लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैप्स रिफ्लेक्स। तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। सनसेट साइन ये बीमारी में साइन होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा बच्चे लोगों में क्या वाला बीमारी होता है, आपके बच्चे लोगों में बहुत सारा बीमारी होता है जिसमें एक बर्थ डिफेक्ट भी होता है। बर्थ डिफेक्ट में आपने सुना होगा बच्चे लोग का हेड बड़ा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोसिफेलस। उस कंडीशन में ये सनसेट साइन होता है, ठीक है। और कैसे होता है देखिए इमेज में, सनसेट साइन में क्या होता है, बच्चा कंटिन्यूस अपने पीपल्स को नीचे डाउन करके रखता है, यानी कि जैसे कोई सूरज है और वो डूब रहा है, इसलिए नाम ही इसका रख दिया गया है सनसेट साइन। क्लियर है दोस्तों। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें मूवमेंट की बात हो रही है। अब आ जाते हैं थर्ड में, जिसमें बोल रहा है स्कार्प साइन। अब स्कार्प साइन का ही मतलब होता है दोस्तों कि पेशेंट का जो हमारा बच्चा है उसका एल्बो को हम क्या करते हैं, क्रॉस लाइक चेस्ट में बनाते हैं। अगर वो रेसिस्ट नहीं करता, दर्द महसूस नहीं करता, तो वो कौन सा साइन कहलाता है, स्कार्प साइन। इससे क्या पता चलता है दोस्तों कि उसमें थोड़ा सा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम प्रेजेंट हो सकता है। क्या प्रॉब्लम प्रेजेंट हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ठीक है। अब आता है टोनिक नेक रिफ्लेक्स। टोनिक नेक रिफ्लेक्स में क्या होता है दोस्तों, टोनिक नेक रिफ्लेक्स में क्या होगा कि इसमें जब हमारा बेबी है, अगर कहीं भी आपको उसका आवाज़ सुनाई देगा तो वो टर्न कर लेता है अपने हेड को उस तरफ, ठीक है। तो ये कौन सा रिफ्लेक्स कहलाएगा, टोनिक नेक रिफ्लेक्स। तो देखिए इसमें हमारा आंसर क्या है दोस्तों, आंसर नंबर सी, स्कार्प साइन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हर्निएशन, आपका हर्नियल प्रोट्रूशन ऑफ सैक लाइक सिस्ट ऑफ मेनिंजेस फील्ड विथ स्पाइनल फ्लूइड इज नोन एज। अब देखिए दोस्तों ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसमें आपको सिंपल क्या पूछ रहा है कि हर्निएशन प्रोट्रूशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि उभार आ जाना, बाहर टिश्यूज़ का निकलना। अब ये कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, सैक लाइक, सैक जैसे मतलब पाउच, हम उसको क्या बोलते हैं,
पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिस्ट मतलब इन्फ्लामेशन हो गया है, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, अब जो कि कहाँ पे, मेनिंजेस लेयर, जो कि हमारे ब्रेन में रहता है, जहाँ से हमारा स्पाइनल फ्लूइड भी मिलता है ना। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है। तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, मेनिंगोमायोसेल, मायोसेल्स और इंसोफिलोसेल और रिचियासिस। अब देखो इसमें से क्या क्या हो सकता है। तो देखिए पहला में तो आपको मेनिंगोमायोसेल में क्या होता है दोस्तों, कि इसमें ही क्या होता है, जो हमारा CSF फ्लूइड रहता है, वो जो गेप रहता है स्पाइन में, है ना, जैसे ये वर्टेब्रा कॉलम है, तो यहाँ पे अगर गेप रहेगा वहाँ पे क्या होता है, ये CSF बाहर आने लगता है ना। तो इस कंडीशन में हमारा मेनिंगोमायोसेल होता है। ये कब होता है दोस्तों, बर्थ डिफेक्ट में, जब बेबी का बर्थ डिफेक्ट बोलते हैं इसको, है ना। बर्थ डिफेक्ट मतलब जैसे कि समय से पहले हो जाना या फिर उसका बहुत लेट टाइम में पैदा होना, है ना। तो ये कॉन्जेनेटल एबनॉर्मलिटीज़ होते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे एक बार मैं डायग्राम से भी आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। देख लीजिए इसमें डायग्राम में कैसे है, देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है ना। देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जो बेबी का यहाँ पे सारा जो एबनॉर्मलिटीज़ हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन और स्पाइनल फ्लूइड की वजह से हो रहा है ना, इसमें इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे देखिए मेनिंगोमायोसेल में क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपका CSF फ्लूइड देखिए कैसे बाहर आ रहा है, मतलब ये हर्निएशन प्रोट्रूशन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे माइलोमेनिंगोमायोसेल में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर भी सेम होता है, बट क्या होता है कि इसका जो एरिया है वो ज़्यादा ब्रॉड होता है, यानी कि साइज़ देखिए आप दोनों में साइज़ देख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन, और ये जो है कॉन्जेनाइटल इफेक्ट की वजह से ज़्यादा होता है, ये कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम में ज़्यादा दिखाई देता है। ये नॉर्मली भी आप देख सकते हो, इसको नॉर्मल भी फाइंड कर सकते हो बेबी में, है ना। और ये जो है ओनली कॉन्जेनाइटल में ज़्यादा होने का चांसेस होता है। अब देखिए इंसोफिलोसेल में क्या होता है, ये हेड वाला आपका खास करके ऑक्सीपिटल रीजन में होता है। यहाँ पर भी जो CSF फ्लूइड है वो क्या हो जाता है, एबनॉर्मल तरीके से बाहर कलेक्शन होने लगता है स्पेस बना के, है ना। वैसे ही आपका रिचियासिस में क्या होता है दोस्तों, उसमें स्पाइन ही जो है डेवलपमेंट नहीं रहता, जो स्पाइनल हमारा कॉर्ड रहता है ना, स्पाइन है, वो क्या रहता है, ओपनली हो जाता है। देखिए डायग्राम में दिख रहा है यहाँ बच्चों का स्पाइन क्या है, प्रॉपर क्लोज नहीं हुआ है। तो ये चारों कंडीशन आपने देखा दोस्तों, ठीक है। इसमें से अब हमारा आंसर क्या हो सकता है, देखिए हमारा आंसर क्या है दोस्तों, आंसर नंबर A, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, मेनिंगोमायोसेल। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे की क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, यूरेथ्रल ओपनिंग लोकेटेड बिहाइंड द पेनिस इज नोन एज। अब यहाँ पे आपको एक कंडीशन दे रहा है कि जो मेल का यूरेथ्रा होता है ना, अगर उसका ओपनिंग देखें और वो कहाँ चला गया है, बिहाइंड यानी कि पेनिस के पीछे चला गया है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं, है ना। तो इसके लिए देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इपिस्पेडियासिस दिया गया है, फिमोसिस दिया गया है, हाइड्रोसेल दिया गया है और हाइपोस्पोडियासिस। अब इसमें से क्या कंडीशन हो सकता है जिसमें यूरेथ्रल ओपनिंग कहाँ जाएगा, आपका बिहाइंड यानी कि पीछे जाएगा एनिस का, है ना, पेनिस का पीछे जाएगा, तो वो हमारा क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको डायग्राम से थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखिए आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि यूरेथ्रल ओपनिंग कहाँ पे होता है दोस्तों, कि उसका बिहाइंड यानी कि वेंट्रल उसको सरफेस भी बोल सकते हैं। तो वो कंडीशन क्या कहलाता है दोस्तों, हमारा हाइपोस्पेडियासिस। क्या कहलाता है, हाइपोस्पेडियासिस, यानी कि आपका आंसर क्या होने वाला है, हाइपोस्पेडियासिस होने वाला है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों कि हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो कौन सा रहने वाला है, कौन सा नंबर का क्वेश्चन होगा, हमारा आंसर D नंबर का, ठीक है। बाकी आपको हाइड्रोसेल में पता ही है दोस्तों कि इसमें स्क्रूटम में स्वेलिंग हो जाता है ना। और फिमोसिस का भी पता है दोस्तों कि ये जो पेनिस का स्किन होता है वो टाइट हो जाता है ना। और इपिस्पेडियासिस में क्या होता है, ये फ्रंट रीजन में जो है क्या होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग होता है, वो भी एबनॉर्मल प्रोसेस से, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
देखिए इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द एवरेज वेट गेन ऑफ द न्यूनेट पर डे। अब यहाँ पे छोटे बच्चे का वेट पूछा जा रहा है कि वो पर डे कितना गेन करता है ना। तो देखिए आपने देखा होगा कि बोलते हैं जो बच्चा रहता है फर्स्ट वीक में बहुत जल्दी गेन होता है, उसके बाद फिर जैसे ही वो बड़ा होते जाता है उसका गेनिंग प्रोसेस क्या हो जाता है, थोड़ा स्लो हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या होने वाला है हमारा आंसर, सिंपल आंसर है दोस्तों कि इसमें 25 से 30 ग्राम कितना होगा पर डे उसका गेनिंग होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच कंडीशन द फोटोथेरेपी इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट। अब देखिए आपने देखा होगा हॉस्पिटल में क्या यूज़ होता है, जब आप कोई चाइल्ड वार्ड में चले जाते हो जहाँ पे NICU बोलते हैं, है ना, नियोनेटल ICU, वहाँ चले जाओगे ब्लू लाइट जलते रहता है, बेबी को उसमें रखे रहते हैं, तो वो उस लाइट को हम फोटोथेरेपी बोलते हैं। और उस लाइट का नाम क्या होता है, नाम क्या होता है, फ्लूरोसेंट लाइट। क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्लूरोसेंट लाइट। उस ब्लू लाइट का नाम भी है दोस्तों, है ना, ये भी कभी कभी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन में कौन से पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, ये क्वेश्चन है। देखिए पहला क्या बोल रहा है, साइनोसिस, दूसरा जॉन्डिस, डायरिया और इंजेमा। अब यहाँ पे देखिए साइनोसिस का मतलब आपको पता ही है दोस्तों क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, तो ये तो होगा ही नहीं, है ना। जॉन्डिस की कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो बॉडी का कलर है वो कैसे हो जाता है, येलोइश डिस्कलरेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर, है ना, जिसमें हमारा क्या होता है, ब्लूइश मतलब येलोइश डिस्कलरेशन के लिए हमारा ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है फोटोथेरेपी, है ना। जिसमें क्या होता है, जब हम ब्लू लाइट प्रोवाइड करते हैं बच्चों को तो वो क्या होता है, ऑब्जॉर्व करता है, सारे बिलीरुबिन लेवल को कम करने की कोशिश करता है। वो भी आपका किस स्टेज में दोस्तों, माइल्ड स्टेज के लिए वर्क करेगा और मॉडरेट के लिए करेगा, सीवियर के लिए इस ट्रीटमेंट का हम यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए हमें ब्लड एक्सचेंज करना पड़ता है। क्लियर है। अब आते हैं डायरिया। डायरिया में तो पता ही है दोस्तों आपको, लूज मोशन वाला प्रॉब्लम है, तो ये सब तो फोटोथेरेपी का यूज़ होगा ही नहीं। और एक्जेमा में भी आपको याद है, इचिंग में भी ये सारा चीज़ यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलना चाह रहा है, हाउ मच पॉपुलेशन इज यूजुअली कवर बाय कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। आपने कम्युनिटी में इसको पढ़ा होगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपका लेवल्स पूछा जाता है ना, कि कितने जो PSC में कितने पीपल होते हैं, आपके CSC में कितने होते हैं, एक सब सेंटर में कितने होते हैं। तो ये यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो अभी जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है, कम्युनिटी का पूछा जा रहा है, कम्युनिटी को हम क्या बोलते हैं, CHC, ठीक है। अब यहाँ कितने पॉपुलेशन कवर होते हैं दोस्तों, तो देखिए आपका 80,000 से 1,20,000 कितना होता है, 80,000 से 1,20,000 पॉपुलेशन जो है आपके कम्युनिटी एरिया में कवर किए जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या बोल रहा है 9 में, देखिए विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज़ अ नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड। अब यहाँ पे फिर से आपकी कम्युनिटी के क्वेश्चंस है दोस्तों, इसमें फैमिली प्लानिंग का नेचुरल मेथड पूछा जा रहा है ना। नेचुरल मतलब नाम से समझ में आ रहा है दोस्तों कि उसमें आपको कुछ नहीं करना है, ना तो मेडिसिन लेना है ना तो ऑपरेशन करना है, वो नेचुरली मेथड आपको यूज़, कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए। तो देखिए ट्यूबेक्टॉमी क्या नेचुरल मेथड है, नहीं, क्योंकि ये क्या होता है, ऑपरेटिव प्रोसीजर है जिसमें क्या किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब को सर्जिकल ओपनिंग के थ्रू, सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू क्लोज किया जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग ये नेचुरल मेथड है दोस्तों, क्योंकि इसमें सिंपली एक मदर क्या करती है, अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराती है। और वासेक्टॉमी आपको पता ही है दोस्तों, है ना, ये मेल में आपका स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर है। इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेट, ये इंट्रायूटेराइन जो डिवाइस है, कॉपर टीस वगैरह होते हैं दोस्तों, जिसको क्या किया जाता है आपके फैमिली प्लानिंग मेथड में यूज़ किया जाता है। बट ये भी क्या है दोस्तों कि अंदर में इसको सर्जिकली प्रोसीजर के थ्रू इंसर्ट किया जाता है। तो नेचुरल मेथड क्या होने वाला है, आंसर नंबर बी, ब्रेस्ट फीडिंग। इस टाइम क्या होता है, जब मदर जो है बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है तो उस समय कम चांसेस रहते हैं प्रेगनेंसी के। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए, अ कंडीशन ऑफ द इनर ईयर कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोडिक वर्टिगो, टैनिटस एंड सेंसोरियल हियरिंग लॉस इज रिफर्ड टू अस। अब यहाँ पे देखिए सिंपली आपको एक डिसीज़ का डेफिनेशन दिया गया है, और वो कौन सी डिसीज़ है दोस्तों, होने वाली है आपके ईयर्स की डिसीज़, है ना। यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है जिसमें हमारे इनर ईयर के बारे में बोला जा रहा है कि इसमें क्या होता है, एपिसोडिक वर्टिगो, यानी कि उस इंसान को क्या होगा, एपिसोडिक बीच बीच में चक्कर आएगा, ठीक है। टाइनिटस आवाज़ आएगा कान से, सेंसोरियल मतलब हियरिंग लॉस होने लगेगा। तो उस कंडीशन को, उस डिसीज़ को क्या डिसीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए सबसे पहला क्या है, माइनर्स डिसीज़, सेकेंड ओटाइटिस मीडिया, सी है ओटोस्क्लेरोसिस, और नेक्स्ट वन है नीटिस्कम। अब इसमें क्या होता है, माइनर डिसीज़ ऐसा ही कंडीशन है दोस्तों जिसमें क्या होता है, पेशेंट को वर्टिगो के साथ साथ टाइनिटस और हेयरिंग लॉस वाला प्रॉब्लम दिखाई देता है। तो आंसर नंबर हमारा पहला ही मिल गया हमें, ठीक है। ओटाइटिस मीडिया में क्या होता है दोस्तों, ये सिंपली हमारे मिडिल ईयर का इन्फ्लामेशन होने की वजह से होता है, तो उसको हम ओटाइटिस मीडिया बोल देते हैं। ओटोस्क्लेरोसिस मतलब जो हमारा बोनी एरिया होता है हियरिंग का, वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा ग्रोथ बढ़ जाता है ना, तो वहाँ पर आपका हियरिंग लॉस ये सब होने का चांसेस हो जाता है। और निटिस्मा में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे आइस होते हैं वो जल्दी जल्दी मूव करने लगते हैं, है ना। इसमें मूवमेंटल प्रॉब्लम होता है हमारे आई बॉल में। तो अगर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से तो हमारा माइनर डिसीज इसमें आंसर आने वाला है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें क्या बोल रहा है, विच ग्राफ्टिंग ऑफ बर्न वुंड इज कवर विद द पेशेंट बॉर्न स्किन। अब यहाँ पे आपको बर्न के केसेस को लेके क्वेश्चन बताया जा रहा है। जैसे आपने देखा है हमेशा बर्न पेशेंट है ना, उनका जो आपका पता ही होगा कि वो जब बर्न हो जाते हैं, उनका स्किन जब जल जाता है तो क्या जल्दी भरता है घाव, भरता है दोस्तों, नहीं भरता है ना। उसके लिए टाइम लगता है, और उनका जो परसेंटेज बर्न होता है उसके हिसाब पे डिपेंड करता है कि उनका रिकवरी रेट कितना होगा, है ना। तो यहाँ पे जब पूछा जा रहा है कि ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, ट्रांसप्लांट करना स्किन को, क्योंकि बर्न वाला स्किन के पेशेंट में क्या होता है, स्किन तो डैमेज हो चुका है तो उसको क्या चाहिए, नया स्किन चाहिए। अब अगर वो स्किन को क्या करता है, लेता है, किसका लेगा, वोन यानी कि खुद का स्किन लेगा। इस कंडीशन में हम उसको क्या बोल सकते हैं, आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट क्या है, ऑटोग्राफ्ट, सेकंड क्या है, होमोग्राफ्ट, और थर्ड क्या है, हेट्रो, और लास्ट है जेनोग्राफ्ट। अब देखिए यहाँ पे आपको अगर बोला जा रहा है कि वोन स्किन मतलब खुद के ही स्किन को, जैसे मान के चलिए मेरा हाथ जला है, ठीक है, तो मैं अपने हाथ के लिए क्या करूँगी, अपने थाई की स्किन को यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर सकती हूँ, तो मेरा खुद का स्किन मेरे को खुद यूज़ हो रहा है, उस कंडीशन को हम ऑटोग्राफ्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, ऑटोग्राफ्ट। अब होमोग्राफ्ट का मतलब क्या होता है, इसको देखिए, होमोग्राफ्ट को हम एलोग्राफ्ट भी बोलते हैं, है ना। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेम स्पेसिस का स्किन ट्रांसप्लांट किया जाता है। सेम स्पेसिस का मतलब क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैं समझाती हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे डायग्राम में देखिए, ठीक है। ऑटोग्राफ्ट मतलब खुद का ही स्किन, सेल, ठीक है। अब यहाँ पे सेम स्पेसिस में आपका जो एलोग्राफ्ट है उसमें क्या होता है दोस्तों कि देखिए एक इंसान दूसरे इंसान के स्किन को लेगा, है ना, तो ये हमारा होमो में भी आ जाएगा और किस में आएगा, एलो। अगर आपका होमो नहीं दिया है क्वेश्चन में, एलो दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसका मीनिंग भी सेम ही है। अब आते हैं आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट का मतलब होता है आइडेंटिकल ट्विंस। ट्विंस मतलब जानते हैं, जो भाई बहन एक ही साथ पैदा हुए रहते हैं, ट्विंस जुड़वे बच्चे, उनका ट्रांसप्लांट होगा। अब आता है दोस्तों जेनोग्राफ्ट या फिर हेट्रो, ये दोनों का मतलब एक ही होता है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को, ठीक है। अब इन दोनों का मतलब होता है कि डिफरेंट स्पेसिस, यानी कि एक ह्यूमन रहेगा और दूसरा एनिमल रहेगा। जैसे आपने डायग्राम में देखा, एक ह्यूमन बीन है, दूसरा क्या है, पिग है, सुअर के साथ किया जा रहा है, उसके स्किन को ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, तो इस कंडीशन में हम उसको हेट्रो और जेनो बोल सकते हैं। जेनो मतलब याद रखिएगा एक ह्यूमन बीन और एक एनिमल, हेट्रो मतलब भी आपको नाम से समझ में आ रहा है, दो अलग अलग स्पेसीज का ट्रांसप्लांट। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, द सर्जिकल रिमूवल ऑफ इंटायर आई अलॉन्ग विथ अ पार्ट ऑफ ऑप्टिक नर्व इज टर्म। अब यहाँ पे बोल रहा है सर्जिकली क्या करना है, रिमूव करना है, किस चीज़ को, इंटायर आई को, मतलब आपके आई को कम्प्लीटली रिमूव कर देना है। और उससे क्या होगा, आपका जो है इस कंडीशन को क्या नाम देंगे, अगर मान के चलिए आई में कोई डिसीज हो गया है ना, तो उस कंडीशन में क्या कही जा रहा है, बोल रहा है इंटायर आई को रिमूव करने बोले जा रहा है सर्जिकल के थ्रू। तो इस कंडीशन को क्या बोलना चाहिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। कौन कौन से ऑप्शन हैं, किराटोटॉमी, इनोकुलेशन, केराटोमेलेसिस और विट्रो रेटाइनल सर्जरी। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें देखिए, केराटोटॉमी में क्या होता है, इसमें कम्प्लीटली आई को जो है पूरा सर्जिकल प्रोसीजर से खास करके कॉर्निया वाले एरिया को रिमूव करते हैं। किसको रिमूव करते हैं, कॉर्निया। तो यहाँ पे कॉर्निया तो बोला नहीं है दोस्तों, तो ये पहला तो हो ही नहीं सकता आंसर, ठीक है। अब इनोकुलेशन में क्या होता है दोस्तों, इसमें इंटायर आई को रिमूव करते हैं सर्जिकल प्रोसीजर से। तो ये मैच हो गया हमारा आंसर में, आंसर नंबर आ जाएगा बी। कीराटोमेलेसिस में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो रिफ्रैक्टिव डिसीज होते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं जिसको दिखाई नहीं देता है ना, रिफ्रैक्टिव एरर्स वाले प्रॉब्लम्स में इसको किया जाता है। अब आपका विट्रोरेटाइनल में क्या होता है दोस्तों, ये एक डिसीज कंडीशन है जिसमें हमारे आँखों में जो विट्रस फ्लूइड होता है उसको क्या किया जाता है, सर्जरी से रिमूव किया जाता है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक आपको। तो यहाँ पे तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि इंटायर आई को रिमूव करना है, तो कौन सा आएगा, इनोक्यूलेशन। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए आगे के क्वेश्चन नंबर आपका 13, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लार्ज हेड ऑफ मास ऑफ स्कार टिश्यू डेवलप एंड एक्सटेंड बियॉन्ड द वुंड सरफेस इज नोन एज। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि हेड मतलब समझ रहे हो, हेड मतलब ऊपर आपका क्या हो गया है, ऐसा स्किन का ऊपर टिप में आपको क्या हो गया, मास डेवलपमेंट हो गया और वो हाइटेड है, हाइटेड जैसे ये स्किन है मान के चलिए, यहाँ पे ऐसा उभार निकल गया है, ये मास का पार्ट है और ये क्या हो गया, ऐसे ऊपर बढ़ते जा रहा है ना, ये आपका स्किन लेयर, ये छोटे छोटे आपके हेयर्स, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो स्कार टिश्यू बन रहा है, यानी कि ये जो है उसको हम क्या नाम दे सकते हैं, तो सिंपली इसको हम वर्ड में क्या बोलते हैं दोस्तों, किलॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किलॉइड, कील जैसा निकला हुआ है ना, मतलब नुकीला है, और क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि हेडअप है, तो इसलिए किलॉइड। एक्ने स्कार मतलब आपको पता है कि ये जब नहीं रहेगा है ना, यहाँ पे बस इसका मतलब जो दाद छोड़ जाता है, कलर छोड़ जाता है कि यहाँ पे हुआ था कभी एक्ने, वो स्कार कहलाएगा, है ना। तो इस तरीके से होगा दोस्तों, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, किलॉइड्स। समझ में आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है विच क्रेनियल नर्व्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ स्मेल। अब देखिए आती है बात हमारी क्रेनियल नर्व्स की, है ना। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में एनाटॉमी में बताया था, एनाटॉमी एक ऐसा फील्ड है दोस्तों जो हर जगह आपको यूज़ करना पड़ता है, और उसका बेस अगर आप मजबूत रखोगे तो वो क्या होगा, हमेशा आपका काम आएगा। तो देखिए आपका एनाटॉमी में जो आपका क्रेनियल नर्व्स होता है, क्रेनियल नर्व्स कहाँ पे होता है दोस्तों, हमारे ब्रेन्स में, जिसका काम क्या रहता है, इनका काम रहता है कि जितने भी हमारे सेंस पार्ट होते हैं उसको सिग्नल्स देना और वो सही से वर्क करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा रहा है कि सेंस ऑफ स्मेल का पार्ट किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, यानी कि ये कौन सा नर्व्स करता है, ठीक है। तो आप गेस कीजिए दोस्तों, तब तक मैं आपको थोड़ा सा क्लियर इसको पढ़ा देती हूँ डायग्राम के माध्यम से। आप इसका क्वेश्चन सोचिएगा, पहले इसको थोड़ा देख लेते हैं डीपली, है ना, कि ये कैसे होता है। देखिए दोस्तों इसको हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहला क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं, 12, इनकी संख्या कितनी होती है, 12। अब इनके देखिए टाइप्स। अब यहाँ पे सबसे पहला क्या है दोस्तों, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंट, फैशियल और आपका वेस्टिबुलोकोक्लियर, ग्लॉसोफेरिंगियल, वेगस, स्पाइनल सेंसरी या हाइपोग्लॉसल। ये हो गए टोटल 12। क्लियर है दोस्तों।
अब इसको हम सिंपली ट्रिक बताएंगे दोस्तों, जिससे आप क्या कर सकते हो, आसानी से याद कर सकते हो, क्योंकि 12 को सीक्वेंस में याद करना इतना आसान नहीं है ना। और ये जरूरी है, सीक्वेंस भी आप बीच में इसका काट नहीं सकते, क्योंकि फिर आपका सीक्वेंस गड़बड़ हुआ मतलब आप दूसरा सेंस ऑर्गन परसीव करने लग जाओगे। तो देखिए यहाँ पे आपको इमेज में एक लड़की दिख रही है, वो क्या महसूस कर रही है, उसने कुछ सॉफ्ट चीज़ पकड़ा हुआ है, जैसे एकदम मुलायम रहता है ना, जिसको हम मखमल वाला भी चीज़ें बोलते हैं, जैसे जो आजकल टेडी बियर्स आते हैं जो एकदम सॉफ्टनेस वाले भी होते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि वैसे सॉफ्ट चीज़ों को पकड़े हैं और क्या फील कर रहे हैं, ओ ओ ओ। आप मेरे साथ बोल सकते हैं, क्या बोलना है, 3 टाइम आपको ओ ओ ओ बोलना है। अभी ओ ओ का मतलब अभी निकलेगा, अभी आप ध्यान से सुनिएगा। ओ ओ ओ टू टच, यानी कि आप उसको टू टच जब कर रहे हो एंड फील कर रहे हो तो वो क्या है, वेरी गुड वेलवेट, यानी कि वो जो उसका वेलवेट टच है वो क्या है, बहुत ही अच्छा है ना। ऐसा आप इसको बोल के यहाँ पे आप क्रेनियल नर्व्स को याद कर सकते हो। तो देखिए ओ का मतलब आपका ऑल्फैक्टरी हो गया, एक और ओ का मतलब ऑप्टिक हो गया, और ओ का मतलब ऑक्यूलोमोटर। यहाँ पे 3 ओ का मीनिंग निकल गया, क्लियर है। और जो टू बोल रहे हैं उसका मतलब ट्रॉक्लियर है, और टच बोल रहे हैं उसका मतलब ट्राइजेमिनल है। और उसके बाद आपका क्या है, आपका एंड जो वर्ड आ रहा है वहाँ से ले लिए हम ए को एब्डुसेंट के लिए, क्लियर है दोस्तों। अब आपका फेशियल में हम फील को ले रहे हैं, फील का एफ को यहाँ पे ले लिए, वी में आपका वेस्टिबुलर ले लिए, गुड में आपका जी का ग्लॉसो फेरेंगियल, और वी का आपका वेगस, और अह बोल रहे हैं वो स्पाइनल असेंसरी में आ जा रहा है, हाइपोग्लॉसल में एच में, ठीक है। तो इस तरीके से हम आसान ट्रिक से क्या याद कर सकते हैं दोस्तों, आपका 12 क्रेनियल नर्व्स को याद कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, इसका कुछ एक्स्ट्रा भी मैं चीज़ें बता दूं कि जिसमें आप कंफ्यूज होते हो कि सेंसरी कौन सा है, मोटर कौन सा है। तो देखिए सबसे पहला ऑल फैक्ट्री क्या होते हैं, ये सेंसरी होते हैं। सेंसरी का मतलब होता है दोस्तों सेंस करना, जैसे सेंसरी ऑर्गन्स हमारे जो मतलब जितने भी हैं वो क्या करते हैं, हमें सेंस कराते हैं। जैसे हमारा आई क्या है दोस्तों, सेंसरी ऑर्गन है, जैसे किसी भी चीज़ को देखेगा डिटेक्ट करके ब्रेन को सिग्नल दे देगा, वो उसका कलर ऐसा है, वो ऐसा दिख रहा है ना। तो ये सिर्फ सेंस ऑर्गन के काम होते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑल्फैक्टरी कौन सा है, सेंसरी है। ऑप्टिक भी आपका आई विजन, ये क्या है, सेंसरी है, ठीक है। ऑक्यूलोमोटर ये क्या है, मोटर नाम में ही आ गया है दोस्तों, ये मोटर नर्व्स है। मोटर नर्व्स का काम क्या रहता है, मूवमेंट्स के लिए वो क्या करता है, जैसे बॉडी चलना है, फिरना है, अगर आई का प्लग है वो कैसे अप डाउन करना है, ये सब मोटर नर्व्स का काम होता है। ट्रॉक्लियर ये भी मोटर नर्व्स है दोस्तों। ट्राइजेमिनल ये दोनों होते हैं, सेंसरी और मोटर दोनों होते हैं। एब्डुसेंट क्या होते हैं, मोटर नर्व्स होते हैं। फेशियल क्या होते हैं, ये भी दोनों होते हैं, मोटर और सेंसरी होते हैं। क्लियर है दोस्तों, यहाँ पे आपका मोटर और सेंसरी होगा। वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व्स में ये सेंसरी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका हेयरिंग का ही तो बात होता है ना। ग्लॉसोफेरेंगियल नर्व्स बोथ सेंसरी और मोटर, जहाँ पे आपका टेस्ट बर्ड है ना, ये सब आता है। वेगस नर्व ये आपके दोनों होते हैं, ब्रेन्स में ज़्यादातर यूज़ होते हैं, मोटर और सेंसरी नर्व्स में आएंगे, ठीक है। स्पाइनल असेंसरी नर्व जो कि आपका मोटर नर्व्स हैं स्पाइन्स के लिए, और हाइपोग्लॉसल नर्व्स ये भी आपका मोटर नर्व्स है, जिसमें सलोइंग खाने पीने के लिए जो आप चीज़ें यूज़ करते हो, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसके फंक्शंस के साथ दिया गया है दोस्तों। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल का सेंस करना, है ना। अभी जैसे हमारा क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जब हम स्मेल करते हैं तो वो कौन सा नर्व्स है दोस्तों, ऑल्फैक्टरी नर्व्स है। ऑप्टिक में क्या होता है, ये सेंसरी है, विज़न हम देख सकते हैं, अगर हमारा ऑप्टिक नर्व्स नहीं रहेगा तो हम देख नहीं पाएंगे, यही हमें सेंस करके बताता है। ऑक्यूलोमोटर नर्व्स में क्या होता है, आई का मूवमेंट होता है, जैसे आई अभी ब्लिंक करते हैं हम, है ना, अप डाउन करते हैं, ओपन करते हैं, बंद करते हैं, ये किसके थ्रू होता है, ऑक्यूलोमोटर के थ्रू होता है। ट्रॉक्लियर में भी क्या होता है, ये मोटर नर्व्स है, ये भी आई और नोज को मूव करने के लिए हेल्प करता है। ट्राइजेमिनल में क्या होता है दोस्तों, ये दोनों हैं, तो ये फेशियल सेंसेशन के लिए मास्टिकेशन यानी चबाने में हेल्प करता है। एब्डुसेंट में क्या होता है, ये मोटर नर्व्स है, तो एब्डुसेंट द आई के मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। फेशियल में क्या होता है, ये मोटर और सेंसरी दोनों हैं, तो फेशियल एक्सप्रेशन और टेस्ट के लिए भी हमें हेल्प करता है। वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व सेंसरी है, जो हमें सुनने में, हेयरिंग बैलेंस में हेल्प करता है।
ग्लॉसोफेरिंजियल दोनों हैं, मोटर और सेंसरी, जिससे हमारा टेस्ट, गैग रिफ्लेक्स ये सब में हेल्प होता है। वेगस नर्व क्या है, दोनों हैं, ये भी गैग रिफ्लेक्स में, पैरासिम्पैथेटिक हमारा जितने भी सिम्टम्स होते हैं उसके में हेल्प करता है। असेंसरी क्या होता है, मोटर्स नर्व्स होते हैं जो कि शोल्डर श्रग यानी शोल्डर को मूव करने में यहाँ पे हेल्प होगा। हाइपोग्लॉसल क्या होते हैं, मोटर नर्व्स होते हैं जो कि सैलोइंग और स्पीच में हेल्प करते हैं। जैसे अभी मैं बोल पा रही हूँ तो ये भी हमारा कौन सा नर्व की वजह से, हाइपोग्लॉसल। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आया होगा, है ना। यहाँ पे एक और ट्रिक है, अगर आप सेंसरी को याद करना चाहोगे कौन कौन सा सेंसरी है और कौन कौन सा मोटर है। देखिए यहाँ पे आपका सिनॉप्सिस दिया गया है कि सम से मैरी, क्या बोल रहा है, सम से मैरी मनी बट माई ब्रदर से बिग ब्रेन मैटर मोर। यहाँ पे अगर इस चीज़ को याद करेंगे तो आपको पूरा सेंसरी मोटर भी सीक्वेंस में याद हो जाएगा। तो आप चाहेंगे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों, हमारा आंसर रहने वाला है ए, ऑल फैक्ट्री। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ये क्या से होगा है, आपका क्या बोल रहा है, विच इज़ डिस्क्राइब द पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ पे अब आपको पावर हाउस ऑफ द सेल की क्वेश्चन पूछी जा रही है। जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में आपको सेल के बारे में अच्छे से बताया था दोस्तों, है ना। तो देखिए इससे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, है ना। तो देखिए इससे क्वेश्चन जो है क्या आ रहा है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलेंगे। यहाँ पे आपके पास कितने ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। राइबोसोम दिया है, नॉन इपिनेफ्रिन, गोल्जी अपरेटस और माइट्रोकांडिया। राइबोसोम क्या करता है दोस्तों, प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया था, ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। किसका सिंथेसिस करता है दोस्तों, प्रोटीन का। क्लियर है। तो यहाँ पे तो आंसर नहीं आएगा। इपिनेफ्रिन क्या है दोस्तों, ये हार्ट के लिए होता है, स्पेशली ब्लड वेसल और हार्ट के सर्कुलेशन में हेल्प करता है। गोल्जी अपरेटस क्या होता है दोस्तों, ये जो है ज़्यादातर क्या होता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके सिंथेसाइज करके ये सब भी ये प्रोटीन के लिए हेल्प करता है। और बहुत सारे मिनरल्स को क्या करता है, ये गोल्जी ऑपरेटर स्टोर करता है, जैसे कैल्शियम हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अब माइट्रोकांडिया आता है, ये जो है सेल क्या करता है, माइट्रोकांडिया का जो पार्ट होता है ये क्या करता है, एटीपी को एनर्जी के रूप में स्टोर करता है ना। और ये इसी को फिर पावर बोल देते हैं, क्योंकि एनर्जी का मतलब क्या होता है दोस्तों, पावर। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया कि एनर्जी कहाँ से आ रहा है, एटीपी। एटीपी किस में है दोस्तों, माइट्रोकांडिया में, इसीलिए पावर हाउस ऑफ द सेल बोलेंगे माइट्रोकांडिया को। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, विच इज़ द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे अब आप सिंपली आपको बस एक मेम्ब्रेन का नाम बताने बोल रहे हैं दोस्तों, कि जो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कौन कौन सा ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपको पेरिकार्डियम। नाम से समझ में आ रहा है दोस्तों, कार्डियम लगा है मतलब ये हार्ट का लेयर है, ना कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल का। प्लूरा, प्लूरा मतलब भी नाम से समझ में आ रहा है लंग्स का लेयर है। अब आता है मेनिंजेस, मेनिंजेस से समझ में आ रहा है कि हमारा ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का लेयर है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर सी। और ये पेरिटोनियम क्या है दोस्तों, एब्डोमिनल का लेयर है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच एडीपी फास्फोरिलेटेड बाई आपका पाई फास्फेट जो होता है टू एटीपी इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन इज नोन एज। अब यहाँ पे देखिए, अभी कुछ देर पहले मैं डिस्कस कर रही थी एटीपी के बारे में, वही क्वेश्चन यहाँ पे अब पूछ दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। तो देखिए इसमें आपको सिंपली जो है पहले इसका साइकिल जो होता है दोस्तों उसको समझना पड़ेगा कि एटीपी से एडीपी में वो कैसे कन्वर्ट होता है ना। इस साइकिल को पहले समझते हैं दोस्तों, फिर ये आपको समझ में आएगा। चलिए इसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ, तब तक आप सोच सकते हो कि आंसर क्या हो सकता है।
देखिए यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा होगा दोस्तों। अब इसमें हम सिंपली समझने वाले हैं कि इसमें एक्चुअल में होता क्या है ना। तो देखिए पहले यहाँ पे सिंपल तरीके से समझिए, एटीपी और एडीपी साइकिल में होता क्या है। ये होता कहाँ है दोस्तों, अभी हम थोड़ी देर पहले ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल में होता है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पे ये हो क्या रहा है, जब हम खाना खाते हैं, खाना मतलब जैसे हमने अभी लंच लिया, बहुत सारा खाना खाया, तो वो क्या होता है, जल्दी से हमें एनर्जी देता है और वो स्टोर हो जाता है एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, लिख लीजिए, एडेनोसिन, आपका एडिनोसिन ट्राई और पी का मतलब होता है फास्फेट। क्या होता है दोस्तों, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। और वैसे ही आपका एडीपी का क्या हो जाएगा दोस्तों, एडिनोसिन डाई फास्फेट, डी का मतलब डाई, ठीक है, और पी का मतलब फास्फेट। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सिंपली कि जब ये प्रोसेस होता है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, इस चीज़ को आपको समझना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये जो ब्लू लाइन, दो ठो ब्लू दिख रहा है, ये एडेनिन है। कितने हैं, एडेनिन कितनी क्वांटिटी में है, 2, और एक राइबोस का मॉलिक्यूल है दोस्तों, और 3 फास्फेट का है। यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ रही है, ये सारी चीज़ें एडेनिन का 2, राइबोस का 1 और ट्राई फास्फेट यानी कि 3 फास्फेट समूह मिलके क्या बनाता है दोस्तों, एटीपी बनाता है। अब ये एटीपी क्या होगा दोस्तों, अब हमारे में मतलब इसका मतलब है एनर्जी है। ये क्या है हमारे पास अभी, फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे भी मैं बात कर रही हूँ है ना, वर्क कर रही हूँ, तो मेरा एनर्जी लॉस हो रहा है। तो वो लॉस कैसे होता है दोस्तों, उसी चीज़ को समझिए। अब यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होगा दोस्तों, क्या होगा, यहाँ पे वाटर कंटेंट की वजह से जब इसमें रिलीज़ होगा, तो क्या होता है, जब वाटर कंटेंट यहाँ पे H2O क्या हो जाएगा दोस्तों, रिलीज़ होगा, तो यहाँ पे एडेनिन और राइबोस के जो सेम 2 इसमें बच जाएंगे, इसमें एक राइबोस बचेगा, और इसमें से जो 3 ट्राईफास्फेट था उसमें से 2 बचेगा और एक क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा, मतलब एनर्जी के साथ वो बाहर आ जाएगा। जैसे अब हमने एनर्जी यूज़ कर दिया हमारे सेल ने, अब हम थक रहे हैं तो हमारा बॉडी क्या करेगा, उस एनर्जी को यूज़ करेगा। तो उस कंडीशन में आपके पास में 2 फास्फेट रहेंगे, एक बाहर आ जाएगा और एनर्जी मिल जाएगा। तो या इस कंडीशन में अब यहाँ पे आप खुद समझिए, पहले 3 था, अब कितना बचा है दोस्तों, 2। तो 2 का मतलब क्या हो जाएगा, ये डाई नहीं हो जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म ही बन जाएगा कि एडेनोसिन डाईफास्फेट। क्या बनेगा, एडेनोसिन डाईफास्फेट। अब ये क्या होता है दोस्तों, जब हम अब यहाँ इस कंडीशन में हमारा एनर्जी क्या हो गया, अब लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस। अब हम क्या करेंगे, जल्दी से फिर खाना खाएंगे, कुछ जूस पी लेंगे, कुछ खाना फ्रूट्स वगैरह ले लेंगे। तो अभी इस कंडीशन में क्या होगा, सेल फिर एक्टिव हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, हमारे भोजन के साथ उनको एक फास्फेट समूह मिल जाएगा और वाटर मिलके फिर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका वाटर के साथ फास्फोरिलेशन होगा और वो क्या कर देगा, आपका 3 फास्फेट समूह को फिर से जोड़ देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एक बाहर गया था फास्फेट, वो खाने की वजह से आपको मिल गया, अब ये 3 वापस आ जाएंगे, तो इससे फिर क्या बन जाएगा, फिर आपका एटीपी बन जाएगा। मतलब 3 आ जाएगा तो आप उसको बोल सकते हो कि एडेनिन ट्राईफास्फेट, यानी कि एनर्जी फिर आ गया। ऐसा आपका कंटिन्यूस साइकिल चलते रहता है। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसको समझ लीजिए दोस्तों। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे वो सिंपली क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहा है कि जो फास्फोरिलेशन होता है दोस्तों एटीपी का, उसका नाम क्या देते हैं। तो देखिए उसका नाम क्या देते हैं, ऑक्सीडेज फास्फोरिलेशन, क्योंकि फास्फेट समूह क्या होता है, बाहर जाता है और अंदर आता है। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, नियर साइटनेस इज आल्सो नोन एज। अब यहाँ पे नियर साइटनेस पूछा जा रहा है। नियर साइटनेस का मतलब क्या समझते हैं दोस्तों, नियर साइटनेस का मतलब क्या समझते हैं, पास की चीज़ें दिखाई देती हैं। इसमें समझिएगा, ये बोलना चाहता है कि पास की चीज़ें दिखाई देती हैं और दूर की नहीं दिखाई देती हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में हमें क्या होता है दोस्तों, इसको लॉन्ग साइटनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्ग साइटनेस बोलते हैं। ठीक है,
क्या बोलते हैं दोस्तों? लॉन्ग साइटनेस। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती और दूर की दिखाई देती है। मायोपिया, मायोपिया में क्या होता है दोस्तों? नियर साइटनेस होता है, ठीक है, यानी कि पास की चीज़ें दिखाई देती है और दूर की नहीं दिखाई देती है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। अब प्रेस बायोपिया में क्या होता है दोस्तों? ये तो आपका क्या है? डबल विजन इसमें दिखाई देता है ना। और ये कैटरेक्ट में क्या होता है? जो हमारा आई का जो पोर्शन होता है वो वाइट हो जाता है, जिसमें कैट आई भी बोलते हैं। पूरा आई क्या हो जाता है? वाइट कलर का हो जाता है, क्रिस्टल लाइक, है ना, मोतियाबिंद जिसको इस हिंदी में हम लोग बोल देते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा दोस्तों? मायोपिया। क्लियर है दोस्तों? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ग्रोथ हार्मोन्स विल बी सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड। अब यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है हार्मोन्स का आपका, कि ग्रोथ हार्मोन्स आपके इंडोक्राइन ग्लैंड के कहाँ से निकलता है, कौन से ग्लैंड से निकलता है। तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है एड्रिनल, दूसरा है टेस्टिस, और तीसरा है पिट्यूटरी, और फोर्थ है ओवरी। आप देखिए यहाँ पे सारे ग्लैंड्स के बारे में आपने पढ़ा होगा और हमारी क्लास चलिए दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन्स विल बी सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है वो कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। तो चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला क्या बोल रहा है? एड्रिनल, है ना। एड्रिनल ग्लैंड से निकलता तो नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये किडनी के पास रहता है, सभी को पता है ना। किडनी का ग्लैंड है जहाँ से क्या निकलता है आपका? स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स बोलते हैं, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये सब नाम आता है ना। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, तो ये भी नहीं है। पिट्यूटरी, पिट्यूटरी एक ऐसा ग्लैंड है दोस्तों जहाँ से क्या निकलता है? आपका ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होता है। क्या निकलता है दोस्तों? ग्रोथ हार्मोन्स। साथ साथ इसमें बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, क्योंकि ये डिवाइडेड है, जैसे एंटीरियर और पोस्टीरियर, पोस्टीरियर, है ना। एंटीरियर और पोस्टीरियर 2 पार्ट में डिवाइड है। एंटीरियर से आपका क्या क्या निकलता है? ग्रोथ हार्मोन्स निकलता है ना। और आपका क्या क्या निकलता है यहाँ से? आपका ल्यूटिनाइजिंग, फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, है ना, TSH, ये सब किससे निकलता है? एंटीरियर से निकलता है। अब आते हैं पोस्टीरियर की बात करते हैं दोस्तों। पोस्टीरियर से क्या क्या निकलता है आपका? ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन ये जो है आपके पोस्टीरियर से निकलता है। और आपके और भी हार्मोन्स है, बाकी आप इतने को भी याद रख सकते हो। ओवरी से क्या निकलता है दोस्तों? ईस्ट्रोजन। क्या निकलता है? ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों? आंसर नंबर सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर है दोस्तों? चलिए मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। इसमें क्या बोल रहा है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा जा रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी एट इस टर्म। अब यहाँ पे सिंपल पूछा जा रहा है कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो प्यूबर्टी में कब होता है और किस उसका नाम क्या दिया जाता है ना। तो देखिए आप सभी को पता है ये जो एज ग्रुप होता है कितना होता है दोस्तों? 12 से स्टार्ट हो जाता है। 12 से 15 के बीच जो है वो कभी भी क्या हो सकता है? फर्स्ट मैचुरेशन एक जो यंग गर्ल है उसमें जो है हो सकते हैं, है ना। गर्ल्स में उस एज को हम क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं। अब इस एज में जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? मेनार्च, ठीक है, मेनार्की या मेनार्च बोलते हैं। मोनोपॉज नहीं बोल सकते, क्योंकि ये क्या होता है 45 से 55 की एज में स्टॉप हो जाता है हमारा मैच्योरेशन पीरियड्स। क्लियर है? अब आता है मैनो स्टार्ट करके कोई वर्ड नहीं होता है दोस्तों, ये तो कैंसिल है। अब यहाँ पे आपका आंसर नंबर रहेगा ए। क्लियर है दोस्तों? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का क्या बोल रहा है? हु इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस।
अब देखिए यहाँ पे ऑथर्स को लेके क्वेश्चन आया है। ऐसे क्वेश्चन आते जाते हैं जो कि हम आपको हमारे नर्सिंग क्लासेस, ड्रीम नर्सिंग क्लासेस में इस टाइप के क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है रॉबर्ट ब्राउन कौन है, क्या इन्होंने दिया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है दोस्तों, जीन्स, है ना, जीन के बारे में स्टडी किसने किया है। तो देखिए रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था दोस्तों, ये तो न्यूक्लियस का स्टडी किया था, जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होते हैं ना, केंद्रक, उसके बारे में स्टडी किया था, तो ये तो हो नहीं सकता। अब आता है एंटोनी वॉन लुई वन हॉक, ये क्या है, माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं दोस्तों, है ना, तो ये भी नहीं हो सकते। अब आता है ग्रोगर मेंडेले, ये क्या है दोस्तों, जीन के ऊपर में इन्होंने स्टडी किया था, तो ये है प्रिंसिपल इन्होंने ही दिया था दोस्तों इनहेरिटेंस का। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, सी। क्लियर है। अब ये चौथा क्या है, विलियम हार्वे, इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन का बताया था, तो ये आप याद रख सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कशन किया था किसने, विलियम हार्वे ने। तो हमारा क्वेश्चन तो पूछ रहा है कि इनहेरिटेंस का, तो होने वाला है ग्रोगर मेंडेले का। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे दोस्तों। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब यहीं तक हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए आज हमने आपको आरआरबी का जो है डिस्कस किया दोस्तों, एमक्यूज जो बार बार रिपीट होते हैं, है ना। आई होप ये क्लासेस आपको समझ में आए होंगी, आगे भी हम इसके एमक्यूज कराने वाले हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे ड्रीम नर्सिंग क्लासेस में आप जो है जुड़ सकते हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो दर्शन एजुकेशन ऐप है उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अभी जुड़ सकते हैं। एंड अगर आप ऑफलाइन हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मॉर्निंग इवनिंग का बैच जो कि आपको मिल रहा है दोस्तों बहुत ही कम फीस में, और वो भी बिलासपुर में एकमात्र संस्थान जो कि होने वाला है आपका स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल गांधी चौक में। तो आप विजिट कीजिए दोस्तों और हमसे जितना जल्दी हो सके जुड़ जाइए, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है हम उसमें आपकी हेल्प कर सके, ताकि आप अपने ड्रीम को पूरा कर सके और अपने जो सपना है कि आप जो एक नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं वो भी कंप्लीट करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया एंड थैंक यू।